हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं, जैसे अभी तक हम HCl का एग्जांपल लेके समझ रहे थे, ठीक है। इस पेन के थ्रू समझिएगा बहुत ही सरल शब्दों में कि जैसे अगर हम किसी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम को उसके हैवियर आइसोटोप से अगर रिप्लेस कर दें तो उसमें क्या चेंजमेंट आएंगे, तो वो हम देखने वाले हैं। जैसे ये हमारा HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है और ये Cl एटम है। तो हमने इस हाइड्रोजन एटम को इसके आइसोटोप ड्यूटेरियम से जो है चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो अब देखिएगा इसमें क्या क्या चेंज आएंगे। ये हमारा DCl मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप के आने की वजह से इस मॉलिक्यूल की केमिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी। और दूसरी चीज़, इसका डाइपोल मूवमेंट भी चेंज नहीं होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी जो है दूसरे आइसोटोप के आने की वजह से चेंज नहीं होगी। तो चेंज क्या होगा समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, मास बढ़ा है, हमने आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन किया है तो यानी कि मास बढ़ा है। अब चूंकि हमें पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मुला होता है वो μr² होता है। टोटल मास जो है बढ़ा है तो रिड्यूस्ड मास भी बढ़ेगा। आपको पता है रिड्यूस्ड मास होता है हमारे पास μ = m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि टोटल मास जो है हमारे पास बढ़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारे पास वो रोटेशनल कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, क्योंकि मास बढ़ा है और लेकिन यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा क्योंकि मास बढ़ा है हमारे पास, इसलिए यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रोटेशनल कांस्टेंट के। यानी कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो मतलब रोटेशनल कांस्टेंट जो है घट रहा है। अब अगर रोटेशनल कांस्टेंट घट रहा है तो इसका सबसे मेन इफेक्ट आ जाता है हमारे एनर्जी लेवल्स पर। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पर जो है इफेक्ट पड़ता है रोटेशनल कांस्टेंट के घटने से। देखिए, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का फॉर्मुला होता है हमारे पास EJ = BJ J+1। यहाँ पर EJ जो है ये एनर्जी लेवल्स हैं, ओके, और जो B है रोटेशनल कांस्टेंट है और जो J होता है हमारा वो रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है, जो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर B हमारा रोटेशनल कांस्टेंट घट रहा है, यानी कि जो एनर्जी लेवल्स का गैप होगा उनके बीच में वो कम हो रहा होगा। मेन इफेक्ट हमारे एनर्जी लेवल्स के गैप में आता है। तो एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, इस पर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, तो इसका आंसर हमारा पहला क्वेश्चन है, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा बाय अल्टरिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अल्टर होने से हमारा आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन जो है अफेक्ट होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट बॉन्ड लेंथ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, डाइपोल मूवमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए यहाँ पर ऑल हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए कि अगर जैसे मैंने आपको DCl के लिए पूछा, तो अगर हम HCl में हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर रहे हैं तो इसमें ट्रांजिशन फ्रिक्वेंसी पर क्या असर पड़ रहा है, ट्रांजिशन फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है या घट रही है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।